हाय दोस्तों। आज यशोदा एकेडमिक पर मैं आपके लिए एक फिजिक्स 12th क्लास की डेमो क्लास देने आया हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं 12th क्लास की फिजिक्स। ठीक है, आज केवल और केवल आपका डेमो है और जो कि 1 तारीख से आपको मतलब कि सिलेबस कंटिन्यूअस चल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखते हैं दोस्तों, आइए। तो दोस्तों, आज 12th क्लास, कौन सा 12th क्लास फिजिक्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं 12th क्लास का फिजिक्स। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले जान देता हूं इसमें भौतिक विज्ञान क्या। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बोला जाता है फिजिक्स। PHYSICS, फिजिक्स। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, बोर्ड में ये आने वाली डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो इतना हमारा हक बनता है कि आपको फिजिक्स के बारे में समझाना। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसको पता होना चाहिए हमें। ठीक है जी, देखते हैं भौतिक विज्ञान। देखो, भौतिक विज्ञान क्या है? एक विज्ञान का भाग है। जैसे हमारी एक फैमिली में मैं एक अपना मेंबर, ऐसे मुझे से कई मेंबर हैं मेरी फैमिली में, तो ऐसे ही विज्ञान की बहुत ही सारी शाखाएं हैं। उन शाखाओं में से एक शाखा कौन सी है? भौतिक विज्ञान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कह सकता हूं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से उत्पन्न होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। दोबारा देखेंगे, भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से उत्पन्न होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों, ये मैंने केवल आपको भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन समझाई कि भौतिक विज्ञान रियलिटी में है क्या। ठीक है, बाकी की बुक की कोई भी डेफिनेशन को रटने की कोशिश मत करना। ठीक है, अब देखते भाई, भाई 12th क्लास में भौतिक विज्ञान, इसके बाद में मैं तुमको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। 12th क्लास के बच्चे न्यूमेरिकल से बहुत डरते हैं। यानी न्यूमेरिकल को तो पता नहीं, ऐसे समझते हैं जैसे कि कोई हुआ आ गया हो। ठीक है, लेकिन भाई ये मेरा विश्वास है कि जब मैं कराऊंगा तो न्यूमेरिकल ना तुम किसी से भी नहीं डरोगे, ना डेरिवेशन, ना थ्योरी, ना न्यूमेरिकल। तो भाई भौतिक विज्ञान को मैं अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं भौतिक विज्ञान को मेरे कराने का तरीका। भौतिक विज्ञान, तो देखो, जो बच्चे डरते हैं उन सभी का उपाय है भौतिक विज्ञान। अब इसमें क्या, हम सबसे पहले थ्योरी क्या पढ़ेंगे, साथ की साथ न्यूमेरिकल भी। थ्योरी, थ्योरी प्लस डेरिवेशन, थ्योरी और क्या, डेरिवेशन। बच्चे क्या करते हैं, केवल थ्योरी को पढ़ जाते हैं, डेरिवेशन को भी अच्छे से रूप से नहीं पढ़ते। ठीक है, मैं सारी थ्योरी सारा डेरिवेशन आंख बीच के तुम लिखना स्टार्ट कर दोगे, ऐसे कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखो भाई, इसके बाद में दूसरा पार्ट आता है हमारा न्यूमेरिकल। क्या आता है? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स मैंने बोला था ना, बच्चे थ्योरी कर लेता है, एक अच्छा बच्चा डेरिवेशन भी कर लेता है। ठीक है, यदि उसे पढ़ाया जाए, लेकिन बच्चे न्यूमेरिकल में आके क्या हो जाते हैं, प्रॉब्लम घुस जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, न्यूमेरिकल करने के लिए हमको बहुत चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि जो मैं आज तुमको बेसिक में उसी के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखते भाई, न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले तभी न्यूमेरिकल पाएंगे जब हम उसको न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला दिया हो। हमको फॉर्मूला नहीं पता तो क्या हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं? नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ओके, तो जी इसके बाद में हमको पहले फॉर्मूला नहीं पता, अब इसके बाद में कैलकुलेशन। भाई हम पे कैलकुलेशन करनी ना आती तो हम क्या आंसर बता देंगे, न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तीसरा आएगा भाई यूनिट चेंज। क्या आएगा? यूनिट चेंज, यूनिट चेंज। और भाई
देखा जाए तो मैं 12th क्लास का जो बेसिक कराता हूं वो 3 क्लासों में मेरा बेसिक खत्म होता है। 3 क्लास, 3 क्लास जिस बच्चे ने मेरी ने कर ली वो बेसिक फिजिक्स समझ जाएगा। बेसिक फिजिक्स, मैं ये ना बोला कि 12th क्लास पूरा पढ़ लेगा, नहीं, बेसिक फिजिक्स वो समझ जाएगा जिसने मेरी 3 क्लास कर ली। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले भौतिक विज्ञान बताया था, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से उत्पन्न होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान, बच्चे डरते हैं भौतिक विज्ञान कैसे करेंगे हम, थ्योरी प्लस डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल को करने के लिए फॉर्मूले, वो तब होगा फॉर्मूला जब हमारे पास थ्योरी डेरिवेशन क्लियर होगी। भाई थ्योरी डेरिवेशन नहीं आता हम पे तो क्या फॉर्मूला याद हो जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कैलकुलेट कर देंगे। नंबर कितना आएंगे 32, बस कितने आएंगे, पास हो जाएंगे, नहीं होंगे फेल हो जाएंगे। इसलिए भाई मेरी क्लास, मेरा स्टूडेंट मैं उससे जिस जो मन से पढ़ा है, ऐसा नहीं कुछ बच्चे केवल फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं, जो मन से पढ़ा है और जो मेरे बताए गए दिशा निर्देश के अनुसार पढ़ा है, जैसे मैं बोलूं ऐसे पढ़ेगा, वो 92 एवब 92 एवब बोल रहा हूं, 98 तक लेके आ सकता है। मैं 100 करना बोला, 100% तो कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं 100%। फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है, वो इत्तेफाक हो सकता है कि 99 ले आऊं, 100 ले आए मेरा क्वेश्चन, 99 ले आए, लेकिन वो क्या इत्तेफाक, तो थोड़ा सा हम कम बोल के बातें करते हैं। ठीक है, तो मैं अपना क्या बोलूं 92 एवं 98 तक लेके आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, मैं इसको थोड़ा मिटाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं बोला कि मैं 3 क्लास में मेरा बेसिक होने वाला है, जिस स्टूडेंट ने मेरी 3 क्लासें कर ली वो सब कुछ फिजिक्स में यानी कि इंटरेस्ट आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, फिजिक्स में इंटरेस्ट आना चाहिए। बच्चों को मैथ में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, फिजिक्स में थोड़ा सा अब कम होता है, केमिस्ट्री में और कम हो जाता है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट से पढ़ाया नहीं जाता। इंटरेस्ट से पढ़ाया जाएगा तुम्हें और मन से तुमको, बस यहां मैं 60 मिनट की क्लास ले रहा हूं तो तुमको 40 मिनट घर जाके केवल और केवल वो देखना है। 40 मिनट से कभी भी ज्यादा मत पढ़ना फिजिक्स, मैं बोल रहा हूं। लेकिन वो 40 मिनट ऐसा होगा कि तुम्हारा फोन तुमसे, तुम अपने कमरे में तो फोन तुमसे दूसरे कमरे में हो, ऐसा नहीं कि आया फोन टुल बजा और देखने लगा और उसके मैसेज आएगा, ये नहीं बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो केवल केवल 40 मिनट जो मैं पढ़ाऊं पर डे उसको ध्यान करना है। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, देखो भाई, अब यार एक बात सोचो आप, थोड़ा ये अनुमान लगाए, यदि ये विज्ञान ना होती तो आज मैं क्या पढ़ा रहा होता, या तुम मैं ना मेरे टीचर या जो भी को सब क्या पढ़ा रहे होते, बोलो, वो धनुर्विद्या पढ़ा रहे होते, पढ़ा रहे होते ना, क्यों, क्योंकि साइंस तो थी नहीं। फिर क्या, फिर जाते गुरुजी हमको सिखाओ, तो हम क्या करते, बोलते कि भाई और निशाना लगाओ और वही वाला केस कि चिड़िया दिख रही है या क्या दिख रही है। तो ऐसे ही तुमको जो मैं बोलूं वो दिखना चाहिए, समझ में आया ना। तो देखते हैं भाई, अब देखो भौतिक विज्ञान, मैंने बोला था भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान बनने के लिए सबसे पहले क्या आया, जैसे हम गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ने के लिए 0 1 2 3 9 तक, अरे हमको कोई भी संख्या लिखो इनसे बन के बनेगी। ऐसे ही भौतिक विज्ञान के लिए सबसे पहले क्या आया, तो देखते हैं भाई, भौतिक विज्ञान में सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई वो है मूल राशियां। क्या है, मूल राशियां। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम पहले मूल राशियां देखते हैं, क्या देखते हैं, मूल राशियां, मूल राशियां। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां मैं इनके लिखूंगा मूल मात्रक, क्या लिखूंगा, मूल मात्रक, मात्रक। अब ये राशि तो 11th क्लास में हम पढ़ा होगा आपने कि मूल राशि क्या है, वे भौतिक राशि हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, क्या कहलाती है, मूल राशि कहलाती है। लेकिन भाई यह 10th क्लास 11th का तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन हाँ ये कि जब राशियों के बारे में नहीं पता हमको 7 मूल राशियां हैं तो क्या आगे पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए मेरा काम केवल और केवल आपको यहाँ फिलहाल में क्या है, मूल राशि के बारे में समझाना, डेफिनेशन नहीं लिखवाना, क्योंकि डेमो क्लास है। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखो भाई, पहली मूल राशि जैसे बोलेंगे, मैं बोलूंगा लंबाई, क्या बोलूंगा, लंबाई। भाई लंबाई बोल दो, चौड़ाई बोल दो, ऊंचाई बोल दो, मेरा मतलब दूरी, मेरा मतलब किससे है, दूरी। अरे मैं लंबाई बोलूं या चौड़ाई बोलूं या ऊंचाई बोलूं, इन सभी का मतलब क्या है, दूरी ही तो है।
इसका मतलब मेरी पहली भौतिक राशि कौन सी है? दूरी। दूसरी द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। दूसरी राशि क्या है? द्रव्यमान। तीसरा समय। चौथा ताप। वैद्युत धारा। क्या है? वैद्युत धारा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ठीक है। और इसके बाद में आएगा वैद्युत ज्योति तीव्रता। क्या आएगा? ज्योति तीव्रता। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकृति में भौतिक जो स्टार्ट हुई थी, ये 7 राशियां थी। यानी कि वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जो खोज की थी, किनकी की थी? इनकी की थी। क्या? लंबाई मतलब दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो भाई अब इनके हम यहां पढ़ने वाले मात्रक। क्या पढ़ने वाले हैं? मात्रक। मतलब कि इनको मापते किसमें है? तो देखो भाई, ये लंबाई, लंबाई को मापते मीटर में। किसमें मापते हैं? मीटर में। लंबाई को किसमें मापते हैं? मीटर में। तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। शॉर्ट में क्या लिख लेंगे? एम। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है प्यारे दोस्तों? किलोग्राम। किलोग्राम को शॉर्ट में बोल सकते हैं केजीएम। देखा होगा ना, कहीं दुकान पे जाते हैं तो वो पर्चा बना के देता 5 केजीएम चीनी, तो इसका मतलब 5 किलोग्राम चीनी। समझ में आया? देखो भाई, समय। समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। भाई दोस्तों, ये मत देखना हिंदी कैसे लिख रहे हैं, ठीक है? थोड़ा ऐसा होता है कि समझाने माइंड अलग, थोड़ा तो लिखने पे कम होता है, ठीक है? देखो भाई, अब आया ताप। ताप का मात्रक होता है केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। अब यार तुम्हारे दिमाग में क्या होगा, भैया यार ताप का मात्रक तो डिग्री सेल्सियस होता है, तो बताओ केल्विन क्यों लिखा? भैया द्रव्यमान, दूरी का मात्रक तो किलोमीटर भी होता है, तुमने मीटर क्यों लिखा? आया होगा ना दिमाग में? तो देखो भाई, दूरी के मात्रक बहुत सारे होते हैं, जैसे क्या? मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, बहुत सारे, नैनोमीटर, बहुत सारे, किलोमीटर, उसके बाद में मील, कोस, बहुत सारे होते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, एक हमारी पद्धति होती है एसआई। क्या होती है? एसआई सिस्टम। ठीक है, जो कि फ्रांस की पद्धति है। कौन सी है? फ्रांसीसी पद्धति। इसमें क्या होता है, जब फ्रांस में जो भी हमारे पूरे विश्व में कहीं भी चले जाओ, पूरे इंटरनेशनल मतलब भारत में कहीं भी, अब हम वहां जाएंगे ना तो द्रव्यमान के मीटर के बारे में बात करेंगे, वहां किलोमीटर में नहीं। तो कुछ मात्रक ऐसे होते हैं स्लैंग, जो क्षेत्रीय मात्रक होते हैं, हम अपनी अपनी क्षेत्रों में बोले जाते हैं। लेकिन कोई भी सरकारी कामकाज होगा या कुछ भी होगा तो वो मीटर में लिखा जाएगा। ठीक है? द्रव्यमान किलोग्राम। अब देखो यार, द्रव्यमान किलोग्राम है, तुम दुकानदारों के पास जाते हो तो दुकानदार क्या बोलता है? तुम क्या बोलते हो कि भैया एक धड़ी चीनी दे दो। धड़ी कोई मात्रक है? भैया धड़ी कोई मात्रक है? या बोलते हैं कि भैया, बोलते ना किसान बोलते हैं कि गेहूं निकला 5 मन बीघे का, यानी 1 बीघे में 5 मन। मन क्या है? ये मन मात्रक है, यानी कि ये क्या है? हमारे क्षेत्रीय मात्रक। लेकिन मैंने क्या बोला है? हम इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम को हम छोटा सा बोल सकते हैं एमकेएस। क्या बोल सकते हैं? एमकेएस। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? एमकेएस। ठीक है, मोहित कुमार शर्मा नहीं, मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या? मीटर किलोग्राम सेकंड। तो देखो भाई, केल्विन, केल्विन को मतलब बोल देंगे के। थोड़ा यहां देखो, सेकंड। भाई समय का मात्रक होता, बोल देंगे घंटा। घंटा बजाने वाला नहीं, घंटे। समय का मात्रक, 1 घंटे में 60 मिनट। घंटा होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है, तो हम किस में बात करेंगे? सेकंड। ठीक है, इसलिए ये दोस्तों, मेरा दोस्तों, याद करना जरूरी होता है। ठीक है, अब आओ केल्विन। केल्विन देखो, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर टेम्परेचर नापता है, ऐसी तो लगाता है, कहीं भी यहां लगाता है या जैसे जीभ में लगाता है। जब वो नापता है तो किस में आता है? वो टेम्परेचर फॉरेनहाइट आता है ना, आता फॉरेनहाइट में। तो डॉक्टर ने ताप नापा किसमें? फॉरेनहाइट में। ठीक है, अब अखबारों में देखा होगा जो वो आता है तुम्हारा दिन का तापमान कि 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में भी आता है।
ठीक है। और केल्विन भी होता है, और एक होता है 11th में पढ़ा होगा रिम्यूवर। क्या होता है? रिम्यूवर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब में नहीं नाप के किसे नाप के करेंगे? केल्विन। हाँ, इन सब के बीच में एक संबंध होता है, सभी में क्या होता है? एक दूसरे में संबंध होता है। ठीक है, देखो भाई, अब आया वैद्युत धारा। बहुत वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है प्यारे दोस्तों? एम्पियर। ठीक है। अब आया पदार्थ की मात्रा, इसको अधिकतर केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल। ठीक है। अब है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला बोल देंगे, सी या सी डी, कुछ भी बोल देते हैं। 12th में आने वाला नहीं है, लेकिन मेरा मतलब क्या है, तुमको बेसिक फिजिक्स समझाना। ठीक है, तो देखो भाई, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। अब थोड़ा देखा जाए तो तुम देखें 12th क्लास के लिए, 12th क्लास का परसों को पेपर है। परसों को तुम्हारा 7 तारीख को, परसों को 7 ही ना? हाँ, 7 तारीख को बोर्ड का पेपर है। कोई भी उठा कर देख लेना, एक क्वेश्चन विमीय सूत्र। क्या आएगा? एक क्वेश्चन विमीय सूत्र। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या आएगा तुम्हारा? विमीय सूत्र का आएगा जरूर। और यदि विमीय सूत्र ना आए ना, तो देखो भाई, अब यहां लिखेंगे इनकी विमा। क्या लिखेंगे? विमा। विमा या विमीय सूत्र, सॉरी, क्या लिखेंगे? विमा, विमीय सूत्र। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले तो विमीय सूत्र को हमेशा ब्रैकेट के अंदर, कोष्ठ के अंदर रखते हैं। मैं खुद अपना बताऊं, मैंने 11th क्लास में आया था गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र, मतलब कैपिटल जी, कैपिटल जी का विमीय सूत्र, और मैंने भाई उसका सीधा सीधा लिख दिया, और मैं उसको ब्रैकेट में बंद ना किया, तो मुझे आज भी याद, मेरा वहां पे नंबर कट गया था। तो दोस्तों, तुम कभी भी ये मिस्टेक मत करना 11th वाले और 12th वाले, कि विमीय सूत्र को हमेशा किसके अंदर रखना है? ब्रैकेट के अंदर। सोचो यार, मैंने लिख दिया, जैसे विमीय सूत्र यहां लिख रहा हूं, लंबाई, लंबाई का विमीय सूत्र देखो, याद, तुरंत याद कराऊंगा। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। लेंथ का शॉर्ट फॉर्म एल। क्या हुआ? एल। अब सोचो, मैं इस एल को ब्रैकेट के अंदर ना बंद करता तो मैं लिखता एल, इसका मतलब कुछ भी हो सकता था। इसका मतलब पता होना चाहिए दोस्तों कि विमीय सूत्र को हमेशा क्या करते हैं? ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है जी। अब आया द्रव्यमान। अब क्या आया? द्रव्यमान। थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, थोड़ा देखते हैं। द्रव्यमान, यह आया था समय, यह आया था ताप, ये था वैद्युत धारा, ये था पदार्थ की मात्रा। ठीक है, देखो, ये क्या था यहां पे? मोल। ज्योति तीव्रता का क्या है? कैंडेला, सीडी। ठीक है दोस्तों, देखो भाई, हाँ, द्रव्यमान को बोलते हैं इंग्लिश में मास, MASS, तो उसका शॉर्ट लेंगे एम। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? एम। ठीक है। अब आया समय। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम। टाइम का मतलब शॉर्ट लेंगे टी। क्या ले लिया? टी। अब आया, अब देखो ताप से आगे, अब ताप से मैंने बोला मैं रटवाना भी मेरा काम होगा, समझ में आया ना? अब केल्विन, या तो के बोल दो या क्या बोल दो इसको? थीटा। तुम्हारा मन है, जो भी लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। ठीक है। एम्पियर, शॉर्ट ले लो ए। मोल, शॉर्ट ले लो MOL, पूरा लेना है MOL। कैंडिला, शॉर्ट ले लो C। ठीक है भाई, पूरी फिजिक्स, पूरी फिजिक्स यहीं से बनेगी। यदि लंबाई ना होती ना तो चाल ना बनती। ठीक है, समय ना होता ना तो बहुत सारी चीजें ना बनती। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये तुमको जरूर उतारना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि जब से भी क्लास स्टार्ट होंगी तो मैं 3 दिन बेसिक लूंगा, 3 दिन लूंगा, कि हाँ, जो भी नहीं पढ़, जिसने अभी तक फिजिक्स ना खोल के देखी वो 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं दोबारा। लंबा, ये 7 मूल राशि होती हैं, ये 7 इनके क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। ये क्या होते हैं? इनकी विमीय सूत्र। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ये 7 मूल राशियां आई थी, इनके बाद में ये पूर्ण ना हुई थी। इनके पूर्ण करने के लिए 2 पूरक राशि और आई थी। कौन सी आई थी? पूरक राशियां। कौन सी आई थी? पूरक राशियां।
तो प्यारे दोस्तों वो पूरक राशियां दो हैं। पूरक मतलब पूर्ण करने वाली। कौन कौन सी है? एक है कोण और एक कौन सी है हमारी? घन कोण। कौन सी है? एक है कोण और एक कौन सा है हमारा? घन कोण। अब इनका मात्रक बताओ भाई, 9th क्लास में पढ़ा होगा। कोण का मात्रक है रेडियन। कोण का मात्रक क्या है? रेडियन। और दोस्तों घन कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। इस कोण को बोल सकते हैं समतलीय कोण। कोण को क्या बोल सकते हैं? समतलीय कोण। क्यों बोलते हैं इसको समतलीय कोण बोलते? क्यों? क्योंकि कोण को हमेशा समतल पर बनाया जाता है, लेकिन घन कोण को समतल पर नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? ये भी 12th क्लास में जो चैप्टर नंबर 2 गॉस की प्रमेय, वहां ये पढ़ा जाएगा घन कोण। ठीक है। अब देखो भाई, अब इनका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र तो मेरे प्यारे दोस्तों तुमको नॉलेज के लिए बता दूं, ये विमाहीन होते हैं। क्या होते हैं? विमाहीन। मतलब इनकी कोई भी विमा नहीं होती। कोण और घन कोण की कोई भी विमा नहीं होती। पूरक राशि कितनी होती है? दो। कौन सी? कोण और घन कोण। कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। दोनों क्या होते हैं? विमाहीन। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में चलते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद देखो भाई, अब मैंने बोला था कि भाई फिजिक्स यहां से बनी है, तो भाई ये तो बताओ फिजिक्स बनी कैसे? ठीक है ना। तो देखो भाई, जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा क्षेत्रफल। क्या लिखा? क्षेत्रफल। क्या लिखा? क्षेत्रफल। तो ये अधिकतर सब बच्चों को पता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या हुआ? अब लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैं इसका बना रहा हूं मात्रक और विमीय सूत्र। मैंने बोला था ना विमीय सूत्र। तो देखो भाई, लंबाई का मात्रक जिसको फॉर्मूला पता है, पहली बात वो ही सब कुछ कर सकता है। अब फॉर्मूला कब पता होगा? जब मैं बताऊंगा। जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो साथ के साथ थ्योरी आई, साथ के साथ सब कुछ। ठीक है। तो देखो भाई, लंबाई, लंबाई का मात्रक मैंने भी लिखवाया था। क्या है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। गुणा चौड़ाई। अरे यार लंबाई तो चौड़ाई है, वो भी तो दूरी है, सभी कुछ दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। मेरे प्यारे दोस्तों जब मीटर में मीटर की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? मीटर की पावर 2। मीटर की पावर 2। इसे तुमने कभी कोई क्वेश्चन देखा होगा ना कि एक प्लेट उसका क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर है, तो जो भी इकाई होगी उसकी पावर क्या लगेगा? 2। मैं ना, इसलिए ध्यान रखना कि ये हमको ये ना मात्रक जरूर पता होना चाहिए। चलो ठीक है भैया। इसके बाद में आते हैं विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र बनाना देखो भाई, यहीं से बनाओ। ये है मीटर। क्या है? मीटर। मीटर, देखो मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। लंबाई का विमीय सूत्र क्या है? एल। लंबाई का विमीय सूत्र क्या है? एल। एल पावर कितना है? 2, तो एल की पावर 2। एल की पावर क्या है? 2। विमीय सूत्र बन गया। इसके बाद चलो और देखो, जैसे देखते हैं हम आयतन। क्या देखते हैं? आयतन। आयतन, आयतन का फॉर्मूला सबको पता है। मैंने एग्जांपल इसलिए पढ़ लिया कि तुमको पता है ये फॉर्मूला, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। एक बताओ, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या है? मीटर। ऊंचाई का मात्रक क्या है? मीटर। तो मेरे प्यारा दोस्तों जब मीटर मीटर की 3 बार, अरे सोचो यार, मैं x गुणा x कितनी आ जाएगा? x की पावर 3। तो यहां करने में क्या तुमको प्रॉब्लम हो रही है? मीटर की पावर 3 कर दें? बोलो। ठीक है। ऐसे इसका विमेय सूत्र बनाओ। तो विमेय सूत्र देखो कैसे दिमाग लगाना है। चार्ट चला है दिमाग में, इधर मूल राशि, इधर मात्रक, इधर विमेय सूत्र। अब ये मीटर है, मीटर किसका विमेय मात्रक है? लंबाई। और लंबाई का विमेय सूत्र क्या है? एल। एल की पावर कितना? 3। एल की पावर कितना? 3। अब तुम सोचो यार, सोचो ये क्षेत्रफल कब बना है? क्षेत्रफल कब बना है? जब हमारे पास मूल राशि है लंबाई। लंबाई ना होती तो क्या क्षेत्रफल बन जाता? नहीं बनता। क्षेत्रफल ना होता तो क्या हमारा वो बन जाता, तुम्हारा दाब बन जाती राशि? दाब नहीं बनता। प्रतिबल भी नहीं बनता। क्यों? क्यों नहीं बनता? क्योंकि दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। बल बट्टे क्षेत्रफल। अब यार देखो, मैं बोला था ना इन्हीं का यूज है। अब दाब कब बना? जब बल भी चाहिए और क्षेत्रफल भी चाहिए, और क्षेत्रफल हमारे पास था नहीं, तो क्या दाब बन जाता?
इसलिए प्यारे दोस्तों मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तुमको 7 मूल राशियों के बारे में जन्म पत्री सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में और राशि देखते हैं। देखो भाई, जैसे हम देखते हैं चाल, क्या देखते हैं? चाल। भाई ये सबसे प्यारा फॉर्मूला, जो बच्चा पढ़ा नहीं है, मेरा मतलब 9th क्लास में भी कॉलेज स्कूल में पहुंच गया और उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसको ये फॉर्मूला जरूर पता होगा, चाल। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये तो भाई जरूर ही पता है सभी को। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो देखो भाई, मात्रक, हमारा काम क्या है? पहले मात्रक बनाना। दूरी का मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक है मीटर। क्या मात्रक है? मीटर। बट्टे समय का मात्रक क्या है? सेकंड। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो समय का मात्रक क्या है? सेकंड। ठीक है, तो भाई मैं इसको बोल सकता हूं मीटर पर सेकंड। क्या बोल सकता हूं? मीटर पर सेकंड क्या है इसका? मात्रक। अब बनाते हैं हम विमेय सूत्र। तो देखना विमेय सूत्र भाई, ये दूरी है, मैंने चार्ट बनवाया था। दूरी का विमेय सूत्र क्या है? एल। विमेय सूत्र क्या है? एल अपॉन, नीचे क्या है? बट्टे में समय। समय का विमेय सूत्र क्या है? टी। समय का विमेय सूत्र क्या है? टी। अब देखो भाई, एल, नीचे टी की पावर 1 है। अरे देखो, मैं एक्स लिखूं या एक्स की पावर 1 लिखूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पावर 1 लिखो या ना लिखो, वो खुद अपने आप में पावर 1 होती है। तो देखो भाई, ऊपर नीचे पावर 1 है, ऊपर पहुंचेगा तो टी की पावर -1। तो भैया हमारा ये चाल का विमेय सूत्र क्या होता है? एल टी -1। चलो ठीक है, और देखते हैं। देखो भाई, जैसे मैं देख रहा हूं घनत्व, क्या देख रहा हूं? घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? फॉर्मूला जिसने पढ़ा उसे पता होगा, क्योंकि भाई उसने पढ़ाई की है रियल में, जिसने पढ़ाई की उसे सब पता होता है। ठीक है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है भैया, अब आप ये बताइए, अब इसका मात्रक खुद कोशिश करो। देखो हाँ, ये है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या बताया था मैंने? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या बताया था? किलोग्राम। ठीक है, ये है बट्टे। बट्टे का मतलब होता है प्रति, होता है ना? होता। ठीक है, अब है आयतन। आयतन का मैंने, देखो अब याद मत करो, आयतन दिमाग में करो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, मीटर की पावर 3 कितना होगा? किलोग्राम प्रति मीटर की पावर 3। ये क्या है? हमारा घनत्व का मात्रक। अब बनाते हैं विमेय सूत्र। बनाओ भाई। तो देखो, द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या मैंने क्या बोला था विमेय सूत्र? एल, एम। क्या बताया था? एम। क्यों? इसको बोलते हैं मास। अपॉन आयतन, एल की पावर 3। एल की पावर 3। तो इसका विमेय सूत्र क्या आएगा? बोलो। एम एल की पावर -3। ये क्या है उसका विमेय सूत्र? तो मेरा इनको एग्जाम्पल बताने का मतलब क्या था? मेरा बताने का मतलब यह था कि हमारी मूल राशियां नहीं होती तो आज मैं आपके सामने क्लास नहीं दे रहा होता और मेरे टीचर ने मुझे नहीं पढ़ाया होता। ठीक है, धनुर्विद्या सीख रहे होते आज। ठीक है, तो देखते हैं, इसलिए मूल राशियों का बहुत ही महत्व है। मूल राशियां ना होती तो हम फिजिक्स भी नहीं होती। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। देखो भाई, अब मैंने तुमको मूल राशि के बारे में समझाया। अब थोड़ा बताने वाला हूं हमारी पद्धतियां कितनी होती हैं। हमारी पद्धतियां कितनी होती हैं? देखो भाई, हमारी मात्रों की पद्धति होती है 3। मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां होती हैं 3। ठीक है, एक होता है एम के एस। क्या होता है? एम के एस। दूसरा होता है सी जी एस। सी जी एस। तीसरा होता है एफ पी एस। तीसरा होता है एफ पी एस। तो देखो एम के एस का मतलब क्या है? एम मीन्स मीटर। एम माने क्या होता है? मीटर।
के माने होता है किलोग्राम, क्या होता है? किलोग्राम। एस माने क्या होता है? सेकंड। एस माने क्या होता है? सेकंड। तो देखते हैं कि ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को किसमें मापा जाए? मीटर में। लंबाई को किसमें मापा? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में, वो क्या कहलाती है? एमकेएस पद्धति। ठीक है। अब आया सीजीएस। अब क्या आया? सीजीएस। सी माने सेंटीमीटर, सी माने सेंटीमीटर, तो इसलिए मुझे लिखना चाहिए सेंटीमीटर। ठीक है जी। जी माने ग्राम, जी मीन्स क्या है यहां पर? ग्राम। और एस माने क्या है? सेकंड। एस माने क्या है? सेकंड। तो ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, समय द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, वो क्या कहलाती है? हमारी सीजीएस पद्धति। अब आया एफपीएस। एफ माने होगा फुट, एफ माने क्या होगा? फुट। पी मीन्स होगा पाउंड, और एस मीन्स क्या होगा? सेकंड। जिसमें समय लंबाई का मात्रा क्या होगा? फुट, द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा? पाउंड, और समय का मात्रा क्या होगा? सेकंड। वो क्या कहलाती है? हमारी एफपीएस पद्धति। अब भैया तुमने अभी एक बात बताया था, भैया एसआई कौन सी होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये एसआई, इसका मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम मतलब कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। जो ये इंटरनेशनल सिस्टम है ना, इसके अंदर ही आती है एमकेएस। एमकेएस किसके अंदर आती है? इंटरनेशनल पद्धति के अंदर। मतलब कि जो एमकेएस है, ये किसका छोटा भाई है? एसआई का। किसका छोटा भाई है? एसआई का। तो एमकेएस, एमकेएस कोई अलग पद्धति नहीं है। एसआई के अंदर केवल 3 राशियां दे दें, वो क्या बन गई? एमकेएस। ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखते। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखो भाई। अब मैंने बोला था, क्योंकि बेसिक एक क्लास में होने वाला ना है, मैं कोई भी छोटे छोटे टॉपिक उसको उठा के करा रहा हूं। ठीक है। तो देखते हैं। हमारी जो पहली यूनिट है, हमारी जो 12th क्लास में पहली यूनिट है, उसका नाम है स्थिर वैद्युत की। क्या नाम है? स्थिर वैद्युत की। हमारी जो पहली यूनिट है दोस्तों, उसका नाम है स्थिर वैद्युत की। वैद्युत की। ठीक है। अब समझते हैं स्थिर वैद्युत की। इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं। इसके अंदर आते हैं 4 चैप्टर, और ये बोर्ड में उठती है 8 से 10 नंबर की। 8 से 10 नंबर की, यानी कि छूट लगा के 10 नंबर हो जाते हैं। कभी कभी जैसे क्वेश्चन छूट में आ गया तो ऐसे फालतू हो जाता है, नहीं तो 8 नंबर तो होते हैं। 4 चैप्टर होते हैं और 8 नंबर की ये होती है। ठीक है। तो देखते हैं भाई, स्थिर वैद्युत की तुमको यहां से कुछ ध्यान देंगे। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान के अंदर। तो बोलेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर, क्या? स्थिर आवेश, स्थिर आवेशों से उत्पन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। नॉर्मल सी बात। यानी कि स्थिर वैद्युत के अंदर जो ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे हम, इनके अंदर क्या पढ़ेंगे? वो सारी घटनाएं पढ़ेंगे जो स्थिर आवेशों से उत्पन्न होंगी। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों से उत्पन्न होने वाली घटनाओं को अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी। अब स्थिर आवेशों से, ठीक है जी। अब क्या है? सबसे पहला टॉपिक जो है तुम्हारा इसमें है आवेश। क्या है? विद्युत आवेश। क्या है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। तो देखो भाई, थोड़ा हिस्ट्री पे चलते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन लिखवाना फायदा नहीं। तो एक वैज्ञानिक था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। थेल्स नाम का वैज्ञानिक था। उन्होंने केवल सोचा, उन्होंने थोड़ा प्रैक्टिकल किया कि जैसे अंबर या आब न्यूज की छड़, तो इनको बिल्ली की खाल से रगड़ें। ठीक है। रगड़ने के बाद फिर उनमें कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जैसे कि हल्की हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे तुम ऐसे करना, कागज लेना, कागज को सर पे रगड़ना, और फिर देखना धूल के छोटे छोटे कण, कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस पर चिपक जाते हैं। क्यों?
क्योंकि जब हमने उसमें रिगड़न रिगड़न माने घर्षण 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 किया तो उस घर्षण के कारण वो जो वस्तु है वस्तु हो गई विद्युत में। क्या हो गई? विद्युत में। उस वस्तु विद्युत में हो गई। उस विद्युत में के कारण उस पर एक आकर्षण करने की क्या आ गई? क्षमता आ गई। जैसे मान लो तुमने क्या लिया, एक कागज ले लिया, उसको रगड़ दिया, रगड़ने के बाद उसमें क्या वो हो गया? आवेशित। विद्युत में का मतलब क्या हो गया? एक तरह से आवेशित हो गया। अब क्या है उसमें? क्या आ गई? क्षमता आ गई आकर्षण करने की। ठीक है। अब ये जो विद्युत में हुआ, ये जिस गुण के कारण हुआ वही क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। जैसे कि अब रियल में डेफिनेशन आते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर आकर्षण करने की क्षमता प्राप्त हो जाए, क्या कहलाता है वो? विद्युत आवेश। क्या बोलेंगे? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु विद्युत में हो जाए, ऐसे ही बोल सकते हैं, वस्तु क्या हो जाए? विद्युत में हो जाए, वो क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। केवल ये गुण होता है। क्या होता है? गुण। ठीक है। तो डेफिनेशन बोर्ड में नहीं उड़ती, जो उड़ता है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है। डेफिनेशन क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु विद्युत में हो जाए, क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है। तो विद्युत आवेश की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद में जो आने वाला टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है वो देखते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण। क्या है? आवेशों का क्वांटीकरण। क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई। हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखे करेंगे। पूरी फिजिक्स, टोटल फिजिक्स में सबसे पहले आपके सामने फॉर्मूला लिखा जाएगा और उस फॉर्मूले से ही क्या बनेगी? थ्योरी बनेगी। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले से क्या थ्योरी बनेगी। पहले चित्र बनाया जाएगा, चित्र से ही क्या लिखेंगे? थ्योरी, थ्योरी से क्या करेंगे? डेरिवेशन। ऐसे किया जाएगा। ठीक है। ऐसे नहीं पहले तुमको थ्योरी लिखवाएं तब फॉर्मूला, नहीं। अब देखो यहां देखो, एन क्या है? एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है? ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब क्यू क्या है? कुल आवेश। क्यू क्या है? कुल आवेश। तो भाई मैं देसी रूप में ही समझाऊंगा हर चीज। कोई भी समझ में ना आए ना, सीधा हाथ उठा के पूछो, मैं कैसे भी समझाऊं मैं जरूर समझाऊंगा। ये मेरा काम है, एक टीचर का कर्तव्य होता है अपने स्टूडेंट को समझाना, जब तक उसको समझ में ना आए। ठीक है। अब देखो भाई, यहां से डेफिनेशन बनाओ। मान लो कोई पदार्थ है, ये क्या है? मान लो कोई पदार्थ है, इस पर क्या है? आवेश। वो आवेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में किसकी मल्टीप्लाई हो रही? इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश की। यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश में किसी संख्या की गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा उस पर? कुल आवेश। तो देखेंगे, यानी किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होती है। क्लियर? देखो ना, कुल आवेश किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश में किसी संख्या की पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या की क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई माने गुणज। तो बोलेंगे किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होती है। ये हमारा क्या है? आवेश का क्वांटीकरण की डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन लिखेंगे। लिखो, किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होती है। क्यू बराबर एन ई। हो गया। अब देखो भाई, अब यहां से इसके बाद में आने वाला हमारा मूल कण। अब भाई हमने आवेश पढ़ा, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हमारे दो प्रकार के। दो प्रकार के, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव, मतलब धनावेश और एक क्या? ऋणावेश। तो देखते हैं उससे पहले मूल कण। सब कुछ पूरा चार्ट तुमको यहीं तैयार होगा, ये मेरी गारंटी है।
बस जैसे मैं बोलूं ऐसे तैयार करते जाना, ठीक है। देखो भाई, हमारा आएंगे मूल कण। क्या आएंगे? मूल कण। तो मूल कणों को देखते हैं। हमारे आए मूल कण, यहां इनके करेंगे हम आवेश। आवेश, मूल कण के बाद में क्या लिखेंगे? आवेश। यहां करेंगे इनकी द्रव्यमान, मतलब इनका द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। यहां करेंगे इनका द्रव्यमान। फिर मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद में करेंगे इनकी प्रकृति, यानी इनकी प्रकृति कैसी होती है। ओके दोस्तों। फिर इसके बाद में करेंगे इनके खोजकर्ता। क्या करेंगे? खोजकर्ता, मतलब इनकी खोज कितने की थी। देखो भाई, हमारे आवेश होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं उनको 9th क्लास में आती समझ जाता बच्चा। एक होता है इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है प्रोटॉन। मूलकण कौन सा होता है? प्रोटॉन। तीनों मूलकण होते हैं। तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारे मूलकण कितने होते हैं? 3। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ठीक है। विद्युत की पढ़ रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होना चाहिए। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। शॉर्ट में कू लिख रहा हूं, मतलब कि सी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसकी प्रकृति होती है माइनस। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है? ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? माइनस का आवेश होता है, ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये क्या? न्यूट्रॉन। अब आया प्रोटॉन, इसे याद कर लो केवल 10 सेकंड। 10 सेकंड इसे याद कर लो। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। हो गया याद? मुझे विश्वास है हो गया। अब प्रोटॉन का भी इतना ही आवेश है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। एक तैयार किया, दोनों तैयार हो गए। लेकिन अंतर क्या है? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, लेकिन प्रोटॉन कैसा है? धनावेशित। इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणावेशित। प्रोटॉन कैसा है? धनावेशित। दोनों पर आवेश का मान क्या होता है? समान। अब आया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता, ये खाली आदमी होता है, इसके पास कुछ नहीं होता, न इस पे उधार होता किसी का, नहीं किसी को देता। न्यूट्रॉन यानी क्या होता है? उदार। इसमें क्या होता है? आवेश रहित। क्या होता है? आवेश रहित, यानी इस पर आवेश नहीं होता। अब आएगा द्रव्यमान। तो देखो भैया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसके बाद में प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो करो भाई, 1.66 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। इन दोनों यूनिटों को 15 सेकंड के टाइम में याद करना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.66 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, हो गया। अब सुनो, जितना आवेश द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान हमारा प्रोटॉन का होता है, लगभग उतना ही किसका होता है? न्यूट्रॉन का। 1.66 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। मतलब जितना द्रव्यमान हमारा प्रोटॉन का होता है, उतना ही द्रव्यमान किसका होता है? हमारा न्यूट्रॉन का। ठीक है। अब आया इसकी प्रकृति। तो देखो, यहां देखो, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी है? माइनस। तो बोलेंगे ऋणावेशित। कैसी होती है? ऋणावेशित। ठीक है जी।
अब आया प्रोटॉन। प्रोटॉन की प्रकृति कैसी होती है? धन। धन प्लस का है तो क्या बोलेंगे? धनावेशित। अब ये इस पर कोई है पॉजिटिव? नहीं, तो बोलेंगे उदासीन। क्या बोलेंगे? उदासीन। इस पर कोई भी नहीं होता। अब देखो भाई, इलेक्ट्रॉन, अब ये खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो देखो भाई, एक तुमको मैं देसी रूप में, भाई कोई हवाबाजी नहीं, केवल और केवल देसी रूप में मेरा काम है तुमको तैयार करना, याद करना। जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है फिजिक्स का, वो बच्चा फिजिक्स पढ़ना सीख जाएगा। समझ में आया? तो देखो भाई, एक सेंटेंस तैयार कर लो, ईंट पर नाच। क्या कर लो? ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टे से टॉमसन। तो क्या इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन। तो प्यारे दोस्तों, इसको थॉमसन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? थॉमसन। तुमने देखा है ना कि टॉमसन THOM, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, टॉमसन या थॉमसन कुछ भी बोल देते हैं। अब आया पे। पे से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड। क्या आएगा? रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ई से इलेक्ट्रॉन, टे से टॉमसन। पे से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड। अब आया ने से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। क्या आया है? चैडविक। इसकी खोज किसने की थी? चैडविक। अब एक इत्तेफाक कि टॉमसन के चेला कौन था? रदरफोर्ड। यानी रदरफोर्ड के गुरु थे टॉमसन, और रदरफोर्ड का चेला कौन था? चैडविक। चैडविक ने PhD की थी रदरफोर्ड पे, और रदरफोर्ड ने किस पे की थी? थॉमसन पे। ये भी इत्तेफाक है, बाबा पापा क्या है? हमारा पोता। ठीक है भैया, हमारे ये क्या है? हमारे मूल कण। दोबारा एक बार इसको देखते हैं। मूल कण कितने होते हैं? 3। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश है उतना ही आवेश किसका है? प्रोटॉन का। यानी कि इतना ही 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम प्लस का। न्यूट्रॉन का कोई भी आवेश नहीं होता। क्या होता है? आवेश रहित। ठीक है जी। अब आया द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। अब आया प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.66 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। इसके बाद में जितना आवेश प्रोटॉन का है, लगभग, एक्यूरेट नहीं, लगभग उतना ही आवेश द्रव्यमान कितना है? न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन कैसा प्रकृति का होता है? ऋणावेशित। प्रोटॉन धनावेशित, और ये उदासीन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, उदासीन। इसकी खोज किसने की थी? चैडविक। दूसरा, एक एयरफोर्स दिल्ली ASC, एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर, मेरा भाई एग्जाम दे के आया था। ठीक है, एक्स उसका बोथ का। तो उसमें एक्स ग्रुप मतलब फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, ये आते हैं। तो उसमें क्वेश्चन उठा था, निम्न में से किसका द्रव्यमान अधिक है? निम्न में से किसका द्रव्यमान अधिक है? उसमें दे रखा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और नन ऑफ दीज। या कोई और दे दो। चलो देखो, मैंने दे दिया, जैसे मैंने दे दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और दे दिया मैंने एल्फा कण। क्या दे दिया? एल्फा कण। मैंने दे दिया एल्फा कण। क्या दे दिया? एल्फा कण। एल्फा कण, एल्फा कण ऐसे, सॉरी। तो देखो भाई, अब बताओ इनमें किसका द्रव्यमान सर्वाधिक है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखो, 10⁻31 पावर माइनस की है। प्रोटॉन का द्रव्यमान देखो, सेम सेम, यहां भी सेम। कौन सा बड़ा? अब सुनो, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, यहां मैंने दशमलव के बाद 2 अंकों तक रखा है। दशमलव के तीसरे अंक के बाद चिया सीसी, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ती है न्यूट्रॉन की। जैसे इसका होता है 1.66458 समथिंग कुछ करके। ठीक है, और न्यूट्रॉन का होता है 1.665 समथिंग कुछ करके।
तो देखो यहां तक दोनों सेम, यहां तक दोनों सेम, लेकिन यहां के बाद में न्यूट्रॉन कितना बढ़ गया? 0.001। थोड़ा सा बड़ा, लेकिन बड़ा कौन है? ये ना थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन बड़ा कौन है? न्यूट्रॉन। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन उठते हैं एयरफोर्स वाले में, ठीक है। तो मैं समझा चुका हूं इसको, इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। और करें कितना को देख लो, ठीक है रहने दो, चाहो और चाहो तो देख लो। हाँ तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों आपके लिए, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं आपसे कि आप 1 मई से 12th क्लास फिजिक्स, 12th क्लास फिजिक्स विद लॉजिकली, मतलब सब कुछ यहीं की यहीं तैयार कराया जाएगा तुम्हें। ये मानो कि मैंने पहले ही बोला था 60 मिनट मेरे और 40 मिनट आपके। 60 मिनट मैं पढ़ाऊंगा, 40 मिनट आप पढ़ना। और नंबर बोर्ड में जिस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग मेहनत करोगे, तो मैंने बोला था 92 98 समथिंग इतने, ठीक है। और यशोदा एकेडमिक, यशोदा एकेडमिक पर आपका सब्सक्रिप्शन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है।